नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया। आज से दीपावली त्योहार की 5 दिनों की लगातार जो आयोजन होते हैं उनकी शुरुआत हो गई है। आज धनतेरस है। मैं अपने सभी किस्सा गोई परिवार के सुधी श्रोताओं को धनतेरस की शुभकामनाएं देता हूं। आज से ही दीपावली महोत्सव की शुरुआत होती है, जो अगले 4 दिन तक, यानी कुल महोत्सव 5 दिन का होता है। अगले 4 दिनों तक ये चलेगी। आज के दिन यानी धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहते हैं। धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज, धन के देवता कुबेर और आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी की पूजा की जाती है। अलग अलग मतों के मतावलंबी, जो हिंदू धर्म में भी अलग अलग मतों के मानने वाले हैं, वो यमराज, कुबेर और धन्वंतरी की पूजा आज ही करते हैं। देखिए कितना विरोधाभास है। यमराज मृत्यु के देवता हैं, यानी उसी दिन मृत्यु के देवता की भी पूजा की जाएगी, और उसी दिन मृत्यु से बचने वाले या बचाने वाले आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी की भी पूजा की जाती है। और कुबेर भी उसी दिन पूजे जाते हैं। यानी शरीर रहे, धन रहे, तो यमराज क्या करेंगे? इसलिए उनको भी पूजिए, इनको भी पूजिए और इनको भी पूजिए। ये आज के दिन का विशेष महत्व है। आज ही के दिन समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। अमृत यानी आपको अमृतत्व प्रदान करने वाला पेय। यमराज भी कुछ नहीं कर सकता अगर आपने अमृत पान किया है। प्रकट हुए थे और उनके साथ आभूषण, बहुमूल्य रत्न भी समुद्र मंथन से प्राप्त हुए थे। तभी से इसका नाम धनतेरस पड़ा और इस दिन बर्तन, धातु और आभूषण खरीदने की परंपरा शुरू हुई। आज देश भर में बाजारों में बड़ी रौनक होगी। पूरी रात आज दुकानें खुली रहेंगी, आभूषणों की भी, बर्तन की भी, कपड़े की भी। ये कहा जाता है कि आज के दिन अगर आप कोई खरीदारी करते हैं तो ये तीनों देवता प्रसन्न होंगे, यमराज भी, धन्वंतरी भी और कुबेर भी। अब आज का वाकया। आज का वाकया उत्तर प्रदेश के अंतिम जिले सोनभद्र का है। सोनभद्र बिहार और अब तो झारखंड का हिस्सा हो गया, गढ़वा जो जिला पड़ता है। सोनभद्र जिले से झारखंड और मध्य प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। मैं बहुत बार बता चुका हूं कि मेरी पहली पोस्टिंग ट्रेनिंग के बाद सोनभद्र जिले में ही हुई थी, इसलिए उसके बारे में इतनी जानकारी मुझे हमेशा रहती है। 27 अगस्त 2022 को कोलियाघाट, सोनभद्र में है, घुरावल थाना क्षेत्र में, कोरट मार्ग पर एक शव मिला। शव पुरुष का था, चेहरा विकृत किया गया था, पहचान में बहुत दिक्कत हुई। कई दिनों बाद इस शव की पहचान हुई कि सिंगरौली जिले, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के गढ़वा थाना अंतर्गत बरवाडीह के निवासी समरेश पाल का, जिसकी उम्र 47 वर्ष थी, उनका ये शव निकला। पुलिस परेशान। जैसे ही इनकी पहचान हुई, पुलिस की एक टीम रवाना हुई। लेकिन इसके पहले जब पुलिस ने पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, सड़क पर पड़ी हुई लाश थी और चोटों से प्राइमा फेसी या प्राथमिक तौर पर यह लगता था कि शायद किसी
एक्सीडेंट में इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। लेकिन जब अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई 28 अगस्त 2022 को, तो उसमें गला दबाकर मारने की पुष्टि हुई। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया एज ए रिजल्ट ऑफ स्ट्रैंगुलेशन। पुलिस ने फौरन अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध हत्या का एक मुकदमा दर्ज कर लिया। जब इसकी पहचान हो गई तो उनके चचेरे भाई लाल प्रताप की तहरीर पर हत्या की धाराएं 302, 201 बढ़ाई गई। आईपीसी की 302 हत्या की और 201 साक्ष्यों को खुर्द मुर्द करना, साक्ष्य को छिपाना, एक जगह हत्या करके दूसरी जगह फेंक आना, ये धाराएं उसमें बढ़ाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। जब पुलिस मृतक के घर बरवाडीह पहुंची, पूछताछ की तो साहब कोई विवाद नहीं है, आपस में सब बिल्कुल ठीक से रह रहे हैं, भाई से कोई विवाद नहीं है, पत्नी बेटे से कोई विवाद नहीं है, यही बात लोगों ने बताई। पुलिस ने आसपास जब पड़ोसियों से जानकारी चाही तो ये पता लगा कि पति पत्नी में कुछ विवाद पिछले 1 साल से चल रहा है। हालांकि साथ ही रहते हैं लेकिन फिर भी कुछ विवाद इनके बीच में है। पुलिस ने घर की अच्छी तरह से तलाशी की। भीतर वाले कमरे में, आधे कमरे में बिल्कुल ताजे गोबर से लिपाई हुई थी और एक बार नहीं कई बार उसको गोबर से लिपा पोता गया था और आधा वैसे ही पुराना पड़ा हुआ था। पूछने पर किसी ने कुछ नहीं बताया। पुलिस ने फिर अपना तरीका अपनाया कि भाई कल कौन यहाँ था, परसों कौन यहाँ था, ये कब आए थे, कब गए थे, कब आपको पता लगा, कब आपने ये पता किया कि वो नहीं लौटे हैं, थाने पर आपने क्या गुमशुदगी लिखवाई, किसको बताया, किसको नहीं बताया। तमाम सवालों में धीरे धीरे उनकी पत्नी और उनकी बेटी संगम, अविवाहित बेटी, ये दोनों उलझते चले गए। पुलिस को जब इनसे माकूल जवाब नहीं मिला तो इन दोनों को थाने पर लाया गया। फिर पूछताछ शुरू हुई। महिलाएं थीं, महिलाओं को ही पूछना था, रोना धोना सब पूछताछ में होता है। एक बात मैं और भी बता दूं कि जब जब इस तरह के अपराध में महिलाएं लाई गई हैं, पहला काम तो घंटों रोना धोना शुरू होता है। पुलिस यानी महिला पुलिस या सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल्स, वो भी इस बात की आदी हो गई हैं कि पहले रोना धोना होगा, जब शांत हो जाएगा तब फिर धीरे 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 आगे बढ़ा जाएगा। करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद धीरे धीरे गुत्थी सुलझने लगी। सबसे पहले ये पता लगा कि मृतक के नाम 18 बीघे जमीन थी बरवाडीह में और अभी हाल में ही उसने उसको बेच दिया था। सर्किल ऑफिसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया कि उसने घर को भी बेचने के बारे में किसी से बातचीत शुरू की थी। कारण अपनी पत्नी और बेटी से नाराजगी। जमीन को बेचने के बाद जो पैसा मिला उसने उसे बैंक में डाल दिया। पत्नी और बेटी ने तमाम जरूरतें बताई अपनी, लेकिन एक नया पैसा उनको नहीं दिया। जब जब वो पैसा मांगती थी तो वो कहता था कि अब घर बेचूंगा, जो खरीदेगा वो आके रहेगा, तब तुम सोचना तुमको कहां रहना है, मैं अपना मकान कहीं और बनवा के रहूंगा। इस तरह की बात दोनों के बीच होती रही। भेड़ उसके पास, भेड़ बकरियां बहुत थीं, उनको भी बेच दिया। पत्नी और उनकी बेटी को इस बात की शंका हो गई
कि इनके किसी और से संबंध हो गए और ये सब बेच बाच के उसी महिला के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, देंगे या रहेंगे या उसके साथ रहेंगे, कहीं और रहेंगे, मकान खरीद लेंगे। तमाम तरह की शंकाएं पत्नी और बेटी को होने लगी। 26 अगस्त 2022 को जब समरेश पाल घर आए, खाना वाना पत्नी ने खिलाया और सो गए। सोते समय ही बेटी संगम और पत्नी ने उनको मारने की योजना पहले से ही बना रखी थी। पत्नी का नाम रजवंती था। रजवंती और संगम ने जब ये योजना बनाई थी तो उसमें तीसरे व्यक्ति को शामिल किया था। तीसरे व्यक्ति का नाम दिनेश था, जिसके मृतक की बेटी संगम से संबंध थे। तमाम कस्में वादों के बाद संगम ने उसे ये कहा था कि इसको मारने में हमारी मदद करिए, वरना हम पैदल हो जाएंगे। ये जमीन तो बेच चुका है, घर भी बेच देगा, भेड़ बकरी भी बेच दिया, हमारे पास जीने का कोई साधन नहीं रहेगा। तय समय के मुताबिक रात में 11 बजे के आसपास रजवंती और संगम ने दिनेश को बुला लिया। संगम और रजवंती ने, यानी मां बेटी ने, उसके पैर को, दोनों पैरों को अच्छी तरह पकड़ लिया और दिनेश उसके सीने पर सवार होकर लगातार उसके गर्दन पर दबाव बनाने लगा। थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई, वो ठंडा हो गया समरेश। फिर तीनों ने कंधे पर लाद कर करीब 1 किलोमीटर तक तो ये चले, लेकिन लाश को लेके इस तरह से पैदल जाना रात में 12 बजे, एक तो उन्हें डर भी लगा, दूसरा दम फूल गया। दिनेश तब अपने घर गया, मोटरसाइकिल ले आया और मोटरसाइकिल पर शव दिनेश के ठीक पीछे खड़ा करके चिपका के रखा गया। उसके पीछे उसकी बेटी संगम और उसके पीछे उसकी पत्नी रजवंती। 4 लोग, जिनमें से 1 डेड बॉडी थी और 3 जीवित लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने गांव से 8 किलोमीटर दूर पर यूपी की सीमा के भीतर कुलिया घाट के पास कोरट सड़क पर ही, एक्चुअली बहुत किनारे भी नहीं, उसको फेंक दिया। सवेरे जिन लोगों ने देखा उनको प्राइमा फेसी यही लगा कि किसी वाहन से टक्कर हो जाने के कारण इसकी मृत्यु हुई है। जानबूझकर उसे उत्तर प्रदेश की सीमा में इसलिए फेंका कि अव्वल तो पुलिस इसकी पहचान नहीं करा पाएगी और अगर करा भी लिया तो दूसरे क्षेत्र की हुई हत्या में दूसरे थाने की पुलिस या दूसरे प्रदेश या दूसरे जिले की पुलिस कम इंटरेस्ट लेती है। अपना उसकी लिखा पढ़ी करके अगर पता भी लग गया तो वो उस जगह पर भेज देती है जहां पर मूल हत्या हुई होगी। रजवंती और संगम को बरवाडीह से सोमवार को उनके घर से ही गिरफ्तार कर लिया गया और दिनेश को शिवद्वार मंदिर के पास से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तमाम बातचीत के बाद जो बातें समझ में आई वो ये कि दिनेश सलखन में, सोनभद्र का पार्ट है, एक निजी स्कूल में टीचर है और उसके संगम से अनैतिक संबंध चल रहे थे। पिता के इस व्यवहार से जब उसकी पत्नी रजवंती परेशान हुई तो माँ बेटी दोनों को ही अपना भविष्य ऐसा लगने लगा कि हम सड़क पर आ जाएंगे। संगम ने तब दिनेश से संपर्क किया। दिनेश भी संगम के
चक्कर में इतना अंधा हो गया था कि वो हत्या करने के लिए भी राजी हो गया। अब आप सोचिए ऐसे आदमी के बारे में। समरेश की कुल 5 पुत्रियां हैं संगम को लेके, पांचों अविवाहित हैं। एक पुत्र है इकलौता जो मूक बधिर है। हत्या के बाद जब सारी बात पता लगी तो वो यही कहता रहा कि इन लोगों को बिना बात का शक हो रहा है, हम सारा पैसा इकट्ठा करके बैंक में इसलिए रखेंगे कि वैसे ज़मीनों के दाम में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी यहाँ नहीं होगी, कम से कम बैंक में ये कुछ पैसा बढ़ेगा और मैं एक एक करके अपनी बच्चियों की शादी करूँगा। मूक बधिर बच्चे को पढ़ाने के लिए वहाँ सिंगरौली ज़िले में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। पास में जहाँ मूक बधिरों के स्कूल हैं वहाँ भी उसको एडमिशन उसका करा के उसे पढ़ाने में काफ़ी पैसा खर्च होता है। पुलिस को ये बात भी समझ में आई कि उसे अपनी बच्चियों की चिंता थी, लेकिन बड़ी बेटी संगम और उसकी माँ रजवंती, उनके दिमाग में दूसरे फितूर चल रहे थे और माँ बेटी और बेटी की प्रेमिका ने मिलकर एक जिम्मेदार आदमी जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपने काम में लगा हुआ था, दूसरों की फिक्र नहीं कर रहा था, उसकी हत्या कर दी। तीनों अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक बात और इसमें, जब ये परेशान हुए जमीन बेचने के बाद तो इन्होंने उसके खाने में जहर मिला दिया। उस दिन इसको ये शंका हो गई कि आज इन लोगों ने जिस हिसाब से वो कि ये भी खा लो वो भी खा लो, अचानक अच्छा अच्छा खाना बना, उसे शक हो गया। अपने को परसी गई पूरी की पूरी थाली उसने कुत्ते को खिला दी और 1 घंटे में ही कुत्ते की मौत हो गई। ये बात पूरा गांव जानता है और उसी के बाद से समरेश अपना खाना खुद बनाकर खाने लगा था। मतलब शंका में ये खाई इतनी बढ़ गई कि मां बेटी को ये शंका कि किसी दूसरे से संबंध हो गए। समरेश ये सोचता रहा कि बच्चियों की शादी कैसे होगी, 5-5 लड़कियां हैं। बहुत ज्यादा जब इधर उधर के ताने और गाली गलौज होती तो कहता घर भी बेचूंगा। फिर उनको शंका कि घर बेच के किसी के साथ भाग जाएंगे पैसा लेके। तब मारने की कोशिश शुरू हुई और फाइनली समरेश की हत्या उसकी पत्नी, उसकी बेटी और बेटी के प्रेमी ने कर दी। वर्तमान में तीनों के तीनों जेल में हैं। आज की घटना, आज की घटना में सबसे विशेष बात यह है कि दिनेश एक अध्यापक था और अध्यापक यानी शिक्षक आदर्श होते हैं समाज में। बहुत से लड़के जो अपने अच्छे मुकाम पे या मनचाहे मुकाम पे पहुंचते हैं, जब आप उनके बारे में या उनकी जर्नी के बारे में सुनेंगे तो वो जरूर अपने किसी न किसी शिक्षक का नाम लेते हैं कि साहब आज हम जहाँ हैं हमारे फलां टीचर की वजह से हैं। वो प्राइमरी का टीचर भी हो सकता है, वो हायर सेकेंडरी का टीचर भी हो सकता है, इंटरमीडिएट का भी हो सकता है या यूनिवर्सिटी का भी हो सकता है। जिस किसी टीचर ने उसके ऊपर इतना प्रभाव डाला कि वो यहाँ तक पहुँच सके, वो उसका नाम जरूर लेते हैं। और माँ के बाद शुरू में 2-3 साल माँ ही सबसे आदर्श शिक्षक होती है किसी बच्चे की। उसके बाद स्कूल जाते ही शिक्षक यानी टीचर या अध्यापक वो बच्चे को समाज के बारे में, उसके ज्ञानवर्धन के बारे में, संस्कार के बारे में और अनुशासन यानी डिसिप्लिन के बारे में उसकी शेपिंग करता है। उसको ये कहते हैं कि उसको एक सांचे में गढ़ने की कोशिश करता है।
और जब शिक्षक ही इतने अनैतिक कार्य में लिप्त हो जाएगा तो बच्चों पर क्या असर होगा। धीरे धीरे शिक्षकों के बारे में जब बातें सामने आ रही, पहले तो आती नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया के विस्तार के साथ तमाम शिक्षकों के बारे में इस तरह की गलत बातें जब आने लगी तो अभिभावक भी अब शिक्षकों के बारे में बहुत अच्छा नहीं सोचते। मैं सारे शिक्षकों की बात कतई नहीं कर रहा हूँ, कतई सारे शिक्षक ऐसे नहीं हैं, लेकिन जो भी 2%, 4% या 5% हैं, उन्होंने शिक्षकों के या अध्यापन के इस कार्य को बहुत कलंकित किया है। अब आप सोचिए उन बच्चों के बारे में जिनको दिनेश पढ़ाता होगा। जब दिनेश ने स्कूल से आना बंद किया होगा तो सबसे पहले बच्चों को पता लगा होगा कि माँ साहब तो जेल चले गए। तो काहे में गए? अरे माँ साहब तो मर्डर में जेल चले गए। किसका मर्डर हुआ? समरेश का मर्डर हुआ। क्या बात थी कि साहब समरेश की बेटी से उनके गलत संबंध थे। अब आप सोचिए, जिस टीचर के बारे में बच्चों के दिमाग में अच्छी अच्छी बातें थी कि साहब मारते बहुत हैं, क्लास में इनके हिलना डुलना नहीं है, क्लास में इनके जो बता दिया है काम इन्होंने वो रात में पढ़ के आना है, सुबह जब खड़ा करा देंगे पूछने लगेंगे, हमको नहीं आएगा तो वो छड़ी से हाथ में मारेंगे। तो उसमें अल्टीमेटली बच्चे को ही फायदे के लिए जो कुछ होता है टीचर वो करता है। और जब उसे ये पता लगेगा कि माँ साहब ने ये कर्म किया, ये हत्या की और जेल चले गए, तो ये बात उस शिक्षक के बारे में बच्चों के मानस पटल पर ऐसी चस्पा हो जाएगी, ऐसी अंकित हो जाएगी कि सारा जीवन वो किसी भी टीचर को हमेशा शंका की दृष्टि से देखेंगे। हो सकता है बाद में उन्हें उनकी ये शंका निराधार हो, निर्मूल हो, लेकिन वो देखेंगे जरूर। इतना फर्क पड़ता है शिक्षकों का, उनके अच्छे गुण का भी और उनकी बुराइयों का भी। इसलिए शिक्षकों को अपने आचरण, व्यवहार, आचार, विचार, इन सबको ऐसा रखना चाहिए कि कम से कम जिनको वो पढ़ा रहे हैं उनके मन में, उनके मस्तिष्क में अध्यापकों के विरुद्ध, उस पर्टिकुलर टीचर के लिए नहीं, सभी अध्यापकों के विरुद्ध कोई निगेटिव बात ना आए, तभी तो वो सीख पाएंगे। नहीं कैसे सीखेंगे? मैंने कई बार कई घटनाओं में ये कहा है कि बच्चों के भविष्य पे असर डालने वाले शिक्षक, बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक भी हैं, उनका जो योगदान होता है उनके आगे बढ़ने में बच्चों के, वो किसी का हो नहीं सकता है मां के बाद। इसलिए आप भी अपने बच्चों को शिक्षा देने वाले शिक्षकों के बारे में अच्छी राय हमेशा रखिए, जब तक कि वो गलत साबित न हो। किसी एक शिक्षक की किसी एक घटना पे सभी शिक्षकों के बारे में एक राय बना लेना ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, दूसरा ये था कि हमारे सहयोगी जयप्रकाश जी, जो पिछले करीब 450 के एपिसोड के बाद से एडिटिंग करते हैं हमारी वीडियोस की, क्योंकि मैं खुद जानता नहीं, वो करते आए हैं, किस्सा गोई परिवार सब उनको जानता है, तो उन्होंने भी कुछ क्रिएटिव काम शुरू किया है। आज मैं कम्युनिटी में उनकी एक वीडियो डालूंगा। उन्होंने भी अपना एक चैनल बनाया है, नील नदी के बारे में, नाइल रिवर के बारे में कुछ उन्होंने तथ्य इकट्ठा करके एक वीडियो बनाया है। मैं चाहूँगा किस्सा गोई परिवार के लोग भी जयप्रकाश जी की इस क्रिएटिविटी को देखें और इनकी हौसला अफजाई करें, उत्साहवर्धन करें, इनको बताएं कि ये अपने काम में कैसे और सुधार ला सकते हैं। मैं इनके चैनल के लिए या इनके लिए उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। इसलिए आप आज कम्युनिटी में इनका लिंक, मैंने इनसे कहा है कि लिंक डाल दें ये, तो आप भी एक बार देखिएगा।
क्योंकि इन्होंने शुरुआत की है। इनका ये कहना है कि मैं इतने दिनों से आपकी रिकॉर्डिंग और आपकी वो करता हूँ, मेरे में भी मन में जिज्ञासा हुई कि ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध कुछ स्थान या ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध कुछ बातों पर मैं भी वीडियो डाला करूं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।